दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फूड एंड न्यूट्रिशन और आज उसका दूसरा जो है लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं फैट, वसा, लिपिड। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट बहुत डिटेल में पढ़ा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सारी चीजों को समाहित कर दिया गया है। तो आप उसे ढंग से पढ़ लेंगे तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। अब आज देखेंगे फैट में भी हमने पूरी रेंज को कवर किया है। बहुत सारी चीजें जो जो कॉन्सेप्ट फैट से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो शामिल किए हैं। तो चलिए, और आपकी सुविधा के लिए मैंने चीजों को पहले राइट डाउन कर लिया है ताकि आपका टाइम कम से कम खर्च हो। लेकिन दोस्तों, आपको एक काम जरूर करना है कि आप क्लास को शेयर करते रहें। सब्सक्रिप्शन जो है बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट ही कह रहा हूं मित्रों। देखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और मेरा इतना सा तो लालच है ही कि जो है मेरा चैनल बढ़ना चाहिए। तो आप इसको जो है प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं फैट के बारे में। दोस्तों, फैट के बारे में जो एक चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है दोस्तों? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि और ज्यादा ब्रॉडर उसमें बोले तो हम कहेंगे फैट का मतलब होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल। ठीक है ना भाई? वे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फैट का निर्माण करते हैं, जिसे हम लिपिड कहते हैं। ठीक है भाई, साइंस में तो इसको लिपिड जो ज्यादा पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है, वैसे इन जर्नल, न्यूज़पेपर में या कहीं दूसरी जगह इसको फैट के रूप में भी ज्यादा बोला जाता है, वैसे लिपिड कहते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल के साथ जो फैटी एसिड मिलकर बनाता है फैट, ये फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड दोस्तों दो तरह का होता है। एक तो सैचुरेटेड यानी संतृप्त और दूसरा अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। ये दोनों क्या है? देखिए, आप जानते हो दोस्तों, जो कार्बन होता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये यदि ऐसे सैचुरेट हो जाए हाइड्रोजन से तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं। ये कंडीशन हो तो इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड। लेकिन कंडीशन हो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उस कंडीशन में वो बन जाएगा दोस्तों अनसैचुरेटेड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा वो? अनसैचुरेटेड। देखिए, यहां जब आप बात कर रहे हो संतृप्त वसीय अम्ल की या संतृप्त जो है फैटी एसिड है आपका, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इसका एग्जांपल अभी पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड जो है इसका उदाहरण है। और ये दोनों ही क्या है दोस्तों? संतृप्त वसीय अम्ल है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इन जर्नल जितने भी एनिमल फैट होते हैं उन सब में ये मिलेगा। एनिमल फैट का मतलब दूध हो गया, आपका घी हो गया, ये सारी चीजें जो है इनमें ये मिलने वाला है ना। कुछ अपवाद भी आएंगे, उसकी आगे जिक्र होगा। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको सैचुरेटेड फैट की बात हो तो एक तो ये देखना इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, इसीलिए तो ये संतृप्त है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सैचुरेट होगी किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है भाई, उदाहरण है, ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल मैंने यह लिखने का प्रयास किया है क्योंकि यही आप याद कर लेंगे तो बहुत है, इससे आपका काम बन जाएगा धूमधाम से। आप याद रखिए कि पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड जो है कैसे एसिड होते हैं दोस्तों? ये ऐसे फैटी एसिड है जो सैचुरेटेड इन टाइप है, ये आपको याद रख लेना है। इधर आइए, इधर आप देखेंगे असंतृप्त वसीय अम्ल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहां पर आपके लिए जो एग्जाम्पल है वो ओलिक एसिड है। ठीक है, और एक है आपका लियोलेनिक एसिड। लियोलेनिक और ओलिक एसिड किस तरह के हैं दोस्तों? अनसैचुरेटेड, यानी इनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी, ये आपको याद रखना है। और ये कहां से मिलते हैं? ये वेजिटेबल ऑयल से मिलते हैं, सरसों से, है ना, मूंगफली से, इनसे ये मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो तो मिलता है एनिमल से, और जो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो मिलता है प्लांट से। इसका मतलब ये वेजिटेबल फैटी एसिड है और ये एनिमल फैटी एसिड है। ठीक है ना भाई? एनिमल फैट मतलब आप मांस खाते हैं या आप नॉनवेज खा रहे हो तो आपके शरीर में कौन जा रहा है? सैचुरेटेड फैट। अब ये आगे देखेंगे कि ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। ठीक है भाई, चलिए यहां पर आप देखेंगे
कि ये जो सैचुरेटेड एसिड जो है सबसे पहले ऐसे सीक्वेंस में ही जा रही है चीजें आगे, इधर अनसैचुरेटेड है, यहां सैचुरेटेड है। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं दोस्तों, ठोस होते हैं। ऐसा क्यों? रूम टेम्परेचर का मतलब होता है साइंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितना होता है दोस्तों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन जो है सॉलिड होगा, सैचुरेटेड फैट। इसलिए आप देखेंगे घी जो है रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है दोस्तों, जम जाता है, तेल के रूप में नहीं रहता है, ठीक है ना। आगे देखिए ये दोस्तों एनिमल फैट है। ये क्या है, एनिमल फैट है, क्योंकि ये कहां से मिलती है, एनिमल फैट से मिलती है। फिर देखेंगे एग, एग में जो योक होता है, येलो कलर का जो पार्ट होता है, यदि आप जिम करते होंगे तो जिम ट्रेनर आपको गाइड करते होंगे कि आप येलो पार्ट मत खाइए, ये जो एल्ब्यूमिन है एग का उसे खाइए, जो व्हाइट पार्ट है उसके बारे में आपको गाइड किया जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो इसलिए बाहर निकलवा देता है, किसको, योक को, या येलो पार्ट है एग का उसे, क्यों? क्योंकि उसमें कौन है दोस्तों, उसमें एनिमल फैट है जिसका नाम है सैचुरेटेड फैट, ठीक है ना भाई। फिर देखिए मीट में भी यही है, जो मांस होता है, फ्लैश जो होता है, उसमें भी कौन है, सैचुरेटेड फैट है। फिर आप देखेंगे घी, घी आप बड़े ही जो है उससे खाते हो, बड़े चाव से खाने का प्रयास रहता है। घी हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सैचुरेटेड फैट है हम हमारी बॉडी के लिए उतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। आगे देखिए मिल्क में भी सैचुरेटेड फैट है, ठीक है, मिल्क में भी सैचुरेटेड फैट है। फिर इसमें अपवाद भी है। अपवाद इस मायने में है दोस्तों कि मैंने कहा कि सैचुरेटेड फैट ज्यादातर कैसे होते हैं, एनिमल, लेकिन कुछ प्लांट या वेजिटेबल फैट भी ऐसे हैं जो सैचुरेटेड इन टाइप होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में खाना इसीलिए नहीं बनता है, साउथ इंडिया में बनाया जाता है तो इससे नुकसान भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि कोकोनट ऑयल में क्या है दोस्तों, ये प्लांट होने के बावजूद इसमें सैचुरेटेड फैट है। सिमिलरली आप देखेंगे पाम ऑयल, है ना, साउथ ईस्ट एशिया के देशों से हम जो पाम ऑयल लेके आते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों से, है ना, वो कैसा है दोस्तों, वो भी सैचुरेटेड है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में बहुत कंजप्शन है पाम ऑयल का, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ईटेबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, हमारे देश की आवश्यकताएं हमारे खुद के उत्पादन से संभव नहीं है, उसकी पूर्ति हो नहीं पाती, इसलिए हम बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा में ईटेबल ऑयल लेके आते हैं और उसमें ज्यादातर मात्रा पाम ऑयल की होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी। इससे क्या होगा, मोटापा बढ़ता है, ठीक है। याद रखना है जब भी आप सैचुरेटेड फैट खाएंगे आप में मोटापा बढ़ेगा। इधर आइए, जो अनसैचुरेटेड फैट है ये लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, इसलिए इन्हें ऑयल कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। ये अनसैचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तरल फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इनको तेल कहा जाता है। सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, ये सारे कैसे हुए, ये वेजिटेबल ऑयल है दोस्तों, वेजिटेबल फैट है। क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड टाइप का है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे जमता नहीं। नारियल का तेल जम जाता होगा, करके देख लीजिए आप, सर्दियों में आप अपनी स्किन पे लगाते हो प्रोटेक्शन के लिए, नारियल का तेल जो है वो जम जाता है सर्दियों में। उसकी वजह यही है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उसे सॉलिड फॉर्म में रहने की आदत है, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है। और यहां देखेंगे तो ये अनसैचुरेटेड फैट है, ये वेजिटेबल फैट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, वेजिटेबल फैट कहलाते हैं। सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें भी अपवाद है, कुछ ऐसी एनिमल फैट है जो सैचुरेटेड नहीं होती, अनसैचुरेटेड होती है। कुछ ऐसी एनिमल फैट है दोस्तों जो किस तरह की होती है, वो अनसैचुरेटेड होती है। कौन से, आप देखिए फिश ऑयल जो है, फिश ऑयल जो है, मछली का तेल कैसा होता है दोस्तों, वो अनसैचुरेटेड होता है। इसलिए मछली का तेल आपके हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कैसा होता है, वो अनसैचुरेटेड टाइप का होता है। इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों, हमें अनसैचुरेटेड चीजें खानी चाहिए, ठीक है। तो ये आ सकता है एग्जाम में ऐसी चीजें, मैं सब प्रैक्टिकल काइंड ऑफ चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप इसको गहराई से याद कर लेना, ठीक है।
अगला देखिए, अब देखो कभी आपसे कोई पूछे कि मोम क्या होता है, वैक्स क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, ये जो मोम या आपके कान से जो मेल निकलता है ना, वैक्स निकलता है, वो क्या चीज है, तो वो जो मोम है, वैक्स है, वो क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स और वसा अम्लों के एस्टर। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये एस्टर होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स और वसा अम्लों के एस्टर। ये प्रीलिम्स में आएगा तो आपको कोई रटने की नीड नहीं है दोस्तों, आप आंखों से ही स्कैन कर लीजिए चीजों का, तो जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये ऐसे फैटी एसिड है जिनकी कार्बन चेन बहुत लंबी होती है, हाइड्रोकार्बन चेन जो है लंबी होती है। अब इसका उदाहरण भी दिया गया है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि जो प्लांट्स में क्यूटिकल होती है, पेड़ों में बाहर में जो चिकनाई रहती है ना, आप देखेंगे खासकर डेजर्ट के जो जीरोफाइट्स जो होते हैं, डेजर्ट में पाए जाने वाले वनस्पति को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। तो जीरोफाइट में ये तो अनुकूलन भी है ना, इससे फिर क्या है, पानी का नुकसान कम होता है। तो ये क्यूटिकल जो होती है ना, वो मोम ही है, और मोम का मतलब क्या हुआ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और वसा अम्लों के एस्टर जो होते हैं दोस्त, वो क्या होते हैं, आपका मोम या वैक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीबम, ये सीबेसियस ग्लैंड है जो जिससे मोम निकलता है। सीबम भी ऐसे ही है मानव त्वचा में। इसके अलावा सीबम तेल ग्रंथि जो होती है हमारी, उसमें भी कुछ मात्रा में। ठीक है, अब देखिए, अभी तक तो हमने फैटी एसिड देखा है ना, और लिपिड किससे बनी रहती है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब लिपिड पे आ जाते हैं, है ना, जो कि हमारा मूल टॉपिक भी है। तो लिपिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले कि कौन से टाइप की लिपिड किस कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा। पहला है दोस्तों सिंपल लिपिड। पहला क्या है, सिंपल लिपिड, जिसे हम सामान्य वसा कहेंगे। दूसरा है कंपाउंड लिपिड, जिसे हम संयुक्त वसा कहते हैं। और तीसरा है ड्राइव्ड लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड। यहां आप देखेंगे कि वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के जो एस्टर होते हैं ना, ये सिंपल लिपिड कहलाते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जो एस्टर्स होते हैं ना, ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, सिंपल लिपिड। तो एस्टर्स तो मोम होते हैं दोस्तों, तो ये रहा मोम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोम है वो सिंपल लिपिड का उदाहरण है। ठीक है, यहां उदाहरण ही इंपॉर्टेंट है। मोम कैसा है, सिंपल लिपिड। फिर आप देखेंगे ऑयल, जितने भी ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे सिंपल लिपिड है दोस्तों। ठीक, फिर आप देखिए फैटी एसिड, अलग से फैटी एसिड की बात होगी तो वो भी क्या होंगे, सिंपल लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारी कैटेगरी है दोस्तों, वो है कंपाउंड लिपिड या संयुक्त लिपिड। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी यूज करने की कोशिश की है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को लाभ हो। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर कंपाउंड लिपिड का एक बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, फॉस्फोलिपिड। हमारी जो सेल बनती है, सेल्स बनाने में फॉस्फोलिपिड का योगदान है। इसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है, उन सब में फास्फोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ये सब बनते हैं इससे। तो फास्फोलिपिड कोई पूछ ले आपको कि किस तरह की लिपिड है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, कंपाउंड लिपिड। ठीक है, आगे देखिए, ग्लाइकोलिपिड कभी आ जाए तो ग्लाइकोलिपिड भी दोस्तों कंपाउंड लिपिड है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका अंडे की जर्दी। अंडे का जो योक होता है येलो कलर वाला, वो ग्लाइकोलिपिड होता है। कोई पूछे आपको कि किस तरह की प्रोटीन अंडे में मिलती है, आपका किस तरह की लिपिड अंडे में मिलती है, तो उसका नाम होगा कंपाउंड लिपिड। प्रोटीन की बात आ जाए अंडे की तो एल्ब्यूमिन होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, एल्ब्यूमिन। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा एल्ब्यूमिन। आपसे कोई पूछे कि अंडे में कौन सी वसा या लिपिड पाई जाती है, आपका जो है आपका आंसर होगा ग्लाइकोलिपिड या कंपाउंड लिपिड। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड अंडर कम्स जो है कंपाउंड लिपिड। ठीक है भाई, आगे देखिए, फिर लिपोप्रोटीन भी इसी में आता है, क्रोमोलिपिड भी इसी में आता है, कैरोटीन पिगमेंट जो है उसमें भी फैट का कुछ सेगमेंट रहता है। ठीक है, तो वो सारे कंपाउंड लिपिड के उदाहरण हैं। अब देखिए, यहां पर एक दो बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने स्टेरॉइड का नाम सुना होगा, आजकल जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। जिम यदि आप करते हो तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हो, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं। स्टेरॉइड बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और इसके अलावा आप कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते होंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये सारे ड्राइव्ड लिपिड है दोस्तों, व्युत्पन्न लिपिड है, ये याद रखना है।
खाया तो आपने क्या, सैचुरेटेड फैट, बन क्या गया, कोलेस्ट्रॉल। सैचुरेटेड फैट तो यहां था, यानी सिंपल लिपिड आपने लिया और वो बदल किस में गया आपकी बॉडी में जाके, ड्राइड लिपिड में, व्युत्पन्न लिपिड में। तो कोई पूछे आपको कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह का लिपिड है, तो आपका आंसर होगा ड्राइड लिपिड। ठीक है भाई। फिर आप देखेंगे स्टेरॉइड किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी ड्राइड लिपिड का। और पहली बात तो ये भी आज से आपको ये भी पता है दोस्तों, स्टेरॉइड क्या होते हैं, फैट होते हैं। स्टेरॉइड क्या होते हैं दोस्तों, फैट होते हैं। ठीक है भाई। हार्मोन बनाने के काम आता है भी, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। जितने भी सेक्स हार्मोन है सारे स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। फिर आप देखेंगे साइटोस्टेरोल, ये भी एक तरह का ड्राइड लिपिड है, लेकिन किस में पाया जाता है दोस्तों, पादपों में। कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, जंतुओं में। स्टेरॉइड किस में पाए जाएंगे, जंतुओं में। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा सारे। कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड और साइटोस्टेरोल जो है, ये सारे क्या है दोस्तों, ये ड्राइड लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल की। ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी रक्त कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यहां से भी जो है आपको सवाल देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये पहचानिए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, ड्राइड लिपिड है। ड्राइड है तो व्युत्पन्न लिपिड हो गया दोस्तों। ठीक, ये दो तरह का होता है मित्रों। कौन कौन सा, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड और बैड में, गुड है तो इसका मतलब ये हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी तो है। ठीक है, गुड का क्या मतलब हुआ, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी फैट है ना। क्यों जरूरी है ये अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं बैड क्यों है। दोस्तों देखिए, कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप होता है जो एलडीएल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एलडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या कहलाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये होता है दोस्तों चिपचिपा। ये कैसा होता है, ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। याद रहेगा आपको, ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, वो ब्लड वेसल में मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ऐसे चिपक जाएगा, यहां ऐसे। इसने तो रास्ता रोक दिया, किसका, आपके ब्लड के बहने का। और जब रास्ता रुक जाता है तो आपके शरीर में ब्लड की आपूर्ति रुकेगी, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आएगी, एनर्जी डाउन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन डाउन आ जाएगा, तो दिक्कत होती है, रक्त के बहने में दिक्कत आएगी, कार्डियक अरेस्ट आ सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए जो ब्लड वेसल है उसमें ये चिपकता है, इसलिए बैड है तो ये कोलेस्ट्रॉल जो जरूरी भी होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का एक ऐसा फॉर्म है जो होता है लो डेंसिटी वाला, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चिपचिपा होता है दोस्तों, ब्लड वेसल में चिपक जाता है, तो हमारे हार्ट को लेके नुकसान करता है। तो हमेशा हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो एलडीएल को कम करता हो। क्या करता हो दोस्तों, एलडीएल को कम करता हो, एलडीएल को डाउन करने वाला भोजन करिए। एलडीएल को बढ़ाने वाले भोजन यदि आप करेंगे तो आपके शरीर में बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। ये कब बढ़ता है दोस्तों, जब आप सैचुरेटेड फैट खाते हो। क्या खाते हो दोस्तों, जब आप संतृप्त वसा खाते हो, एनिमल फैट खाते हो, उससे आपकी बॉडी में ये बढ़ता है ना, ध्यान रखना है। ठीक, अब आइए गुड कोलेस्ट्रॉल की तरफ। तो गुड कोलेस्ट्रॉल का एक और नाम है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या बोलेंगे इसे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है मित्रों, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसकी चिपचिपेपन की प्रवृत्ति होती ही नहीं, ये जमने की प्रवृत्ति रखता ही नहीं, इसके अंदर जमने का गुण नहीं पाया जाता, ये तो बहता रहता है ब्लड के साथ। ठीक है भाई, तो याद रखना है आज से जब गुड कोलेस्ट्रॉल की बात आए तो आपको पता होना चाहिए वो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जमता नहीं है ब्लड वेसल में, रक्त वाहिकाओं में जमता नहीं है। जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है, जम जाता है कहां पर, आपकी रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में, और कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अब गुड कोलेस्ट्रॉल के क्या फायदे हैं। एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहते हैं, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये विटामिन डी का संश्लेषण करता है। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन डी बन रहा है हमारी स्किन में, वो क्या करेगा,
विटामिन डी का संश्लेषण करता है विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी हुआ ना भाई। फिर देखिए आजकल ज्यादातर लोगों में या तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी चल रही है या B12 जो साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन की जब कमी होती है ना दोस्तों हमें, तो अननोन टायर्डनेस आती है ब्रेन में, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग खाली हो गया है, इस तरह की थकान, उसे अननोन टायर्डनेस कहते हैं। वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आती है। और आजकल इंडियंस में बहुत कॉमन हो गया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। तो आप देखिए यहां पर गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी का संश्लेषण यही करता है। आगे देखिए हॉर्मोन्स के संश्लेषण में, जितने भी हार्मोन है ना दोस्तों, हार्मोन दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक पेप्टाइड हार्मोन और एक स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ये जो है स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, और दूसरे हार्मोन के बनने में भी हेल्प करता है, तो इसलिए हार्मोन के संश्लेषण में भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे बाइल जूस, पीत रस जो है आपकी बॉडी में फैट को पचाने के लिए, वो भी कहां से बन रहा है दोस्तों, इसकी हेल्प से। तो इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल की नीड हमें हमेशा होगी, लेकिन मिलेगा किससे, गुड कोलेस्ट्रॉल किससे मिलेगा। आप देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल ऐसा कहते हैं कि मांस, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट और दूध, इनसे मिल सकता है, लेकिन इनमें सैचुरेटेड फैट भी है जो एलडीएल भी बढ़ाती है, इसलिए इनका सेवन बहुत संतुलन में होना चाहिए। ये देते हैं क्या, गुड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इनका संतुलन में जो है भक्षण होना चाहिए। यदि इनको आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो बहुत समस्याएं भी हो सकती है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। यद्यपि यही सोर्स है। एक और शब्द आप सुनते होंगे दोस्तों, ट्रांस फैटी एसिड। आपने FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा दोस्तों। जब भी इसका नाम आता है, एक ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट है कि FSSAI स्टैट्यूटरी बॉडी है या किस तरह की बॉडी है, स्टैट्यूटरी है या एग्जीक्यूटिव है, या ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, ये आपके लिए होमवर्क है। हालांकि वीडियो के अंत में मैं बता के जाऊंगा आपको कि वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, लेकिन आप हमेशा याद रखना, सर्च भी करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। आगे देखिए ट्रांस फैटी एसिड को आप TFA भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एक एक शब्द यहां से उठा लिया, TFAs, ये ट्रांस फैट भी कहलाते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, ये बनता है अनसैचुरेटेड फैट से ही। किससे बनता है, अनसैचुरेटेड फैट से ही, तो इसलिए इसको मैन्युफैक्चर्ड फैट भी कहते हैं, विनिर्मित फैट। क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर्ड यानी विनिर्मित, यानी ये फैट जो है विनिर्मित हो जाती है किससे, अनसैचुरेटेड फैट से। मान लीजिए किसी की समोसे की दुकान है, वो तेल इस्तेमाल कर रहा है सरसों का, हालांकि सरसों का महंगा तेल है, वो इस्तेमाल नहीं करता है, कोई दूसरा तेल इस्तेमाल करता है, लेकिन अपन मान लेते हैं कि सरसों का तेल उसने इस्तेमाल किया। सरसों का तेल तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, और किस तरह का होता है वो होता है आपका अनसैचुरेटेड। लेकिन यदि आप उसी तेल में 5 से 10 बार समोसे निकाल लेंगे तो वो काला पड़ जाता है दोस्तों। अब वो काला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि वो हो गया मैन्युफैक्चर्ड फैट। वो कैसा हो गया है दोस्तों, बार बार इस्तेमाल से मैन्युफैक्चर्ड फैट, इसी का नाम ही TFA है। इसका मतलब ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसीलिए ऐसी जगह से समोसे खाइए जहां तेल अच्छा हो, ठीक। दूसरा, सामान्यतः ये जंक फूड या फास्ट फूड में बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह हमारे शरीर में LDL को तो बढ़ा देता है और HDL को कम कर देता है, देख लीजिए दोस्तों। जबकि LDL क्या था, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या था, गुड कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो हमें तय करना है ना। तो फैट कितना इंपॉर्टेंट हो गया यार, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर रहना है। अब ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसलिए एक प्रोग्राम चला रखा है, ईट राइट मूवमेंट। क्या चला रखा है, ईट राइट मूवमेंट, अच्छा खाइए, है ना। तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं TFA के बारे में। ट्रांस फैटी एसिड भोजन में 2% से ज्यादा नहीं होंगे। यदि 2% से ज्यादा होता है तो वो इस रूल का वायलेशन हो जाएगा और आप पे क्रिमिनल एक्ट या दूसरे तरह का कोई जो भी कार्रवाई करने का कानून में लिखा है वो कार्रवाई आप पे हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फूड में कितना ट्रांस फैट हो सकता है,
मैक्सिमम 2%, इससे ज्यादा फैट हो ही नहीं सकता है। ठीक है भाई, फैट कौन सा? ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो क्या है? मैन्युफैक्चर्ड फैट। अनसैचुरेटेड से क्या हो गया? मैन्युफैक्चर्ड फैट। ठीक है, टीएफएज की अनुमति नहीं है भाई 2% से ज्यादा। ये निर्णय 2022 में लिया गया और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। चलिए अभी बता देता हूं, लिख दिया था मैंने, उस समय मुझे याद आ गया था, तो आप ध्यान रखिए हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। कोई आप कंज्यूमर और ये सब लिख के आओगे तो वो गलत हो जाएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत आता है। आगे देखिए, अब टीएफए इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? एफएसएसएआई ने इसके कई कारण बताए हैं जो आपके ऑप्शन भी बन सकते हैं किसी एग्जाम में। तो आप देखिए, ये सस्ता होता है। अब सस्ती चीज ज्यादा फायदा, यही तो मार्केट है दोस्तों, यही तो क्या है, यही तो मार्केट है। तो सस्ता होता है, लंबे समय तक सही रहता है, खराब नहीं होता। भुजिया आज बना के रख दिया, पैक कर दिया, 2 महीने खराब नहीं होंगे। तो वो ट्रांस फैट फैट का ही तो इस्तेमाल करेगा बनाने के लिए, क्योंकि जो खराब हो जाता है उससे क्यों बनाएगा, उसको नुकसान होगा ना, इसलिए ज्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा दोस्तों शुद्ध घी का विकल्प है, शुद्ध घी का ऑल्टरनेट है ये, इसलिए इसका यूज ज्यादा हो रहा है। अब ये जो टीएफए के जो सोर्स है, यदि हम प्राकृतिक सोर्स की बात करेंगे तो मीट इसका एक सोर्स है, डेयरी उत्पाद इसका एक सोर्स है। इधर आप देखेंगे वनस्पति घी जिसे डालडा घी कहते हो, अब वो भी इसका सोर्स है। कृत्रिम मक्खन, आर्टिफिशियल मक्खन जो होता है जिसे मार्जरीज कहते हैं, वो भी इसका सोर्स है। ठीक है भाई, कृत्रिम मक्खन भी टीएफए का सोर्स है। अब बात करेंगे दोस्तों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अलग से, क्योंकि यहां पर दो शब्द आप समाचारों में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, हो सकता है कई पेपर्स में देखा हो आपने, यूपीएससी में देखा हो। ये एक होता है मूफा और एक होता है पूफा। मूफा और पूफा, ये आज आपको पता चल गया दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या है दोस्तों? मूफा और पूफा क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है भाई, ये एक मेरी बुक है भाई, मैं आपको आज दिखा देता हूं। ये जो किताब है ये आरएस प्री को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, संजीव से बुक आती है। ठीक है ना, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बहुत ही अच्छी बुक है, काफी ज्यादा इसकी डिमांड है। तो आप चाहें तो इसे देखें, है ना। इसमें भी बहुत बेहतरीन जानकारियां दी गई है, बहुत शानदार कंटेंट उपलब्ध कराया गया है दोस्तों। तो एक बार इसको जरूर देखने का प्रयास करें। पूरे जयपुर में मिलता है, आप रिद्धि सिद्धि पे रहते होंगे तो देव फोटोकॉपी, अग्रवाल वगैरह पे मिल जाएगा, टोक फाटक पे भी सभी स्टॉल्स पे मिलता है, तो आप इसको जरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूफा और पूफा ये दोनों भी क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मूफा का क्या मतलब हुआ? मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एम का मतलब मोनो, बाकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जैतून के तेल में होता है दोस्तों। किस में होता है? जैतून के तेल में। ओलिव ऑयल जिसे कहते हैं, राजस्थान में जैतून रिफाइनरी है ना। ढूंढना कहां है, ये भी होमवर्क है आपके लिए। ये क्या करेगा? इसमें एलडी और एचडीएल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं रहता, जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे। यानी ये फायदा नहीं कर रहा है तो नुकसान भी नहीं करेगा, फायदा नहीं कर रहा है तो नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि ना तो एलडीएल को बढ़ाएगा और ना ही एचडीएल को छेड़ेगा। एक तो नुकसान तो तब हो ना जब एचडीएल डाउन आए और एलडीएल बढ़ जाए। ये अपरिवर्तित रखता है, यानी खाने में ठीक है, अनसैचुरेटेड है, इसे मूफा कहते हैं। जैतून का तेल इसका एक एग्जाम्पल है। इधर आएंगे तो ये है पूफा, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पोली, पी का मतलब पोली, एम का मतलब मोनो। इसका उदाहरण सरसों का तेल है दोस्तों, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिश ऑयल है, वो भी अच्छा माना जाता है। सूरजमुखी का तेल तो डॉक्टर प्रीफर ही करते हैं कि जिनको हार्ट की डिजीज है वो सूरजमुखी का तेल खाइए। और मूंगफली का तेल, ये क्या करेंगे? एलडीएल डाउन करते हैं और एचडीएल को उठा देते हैं। एलडीएल डाउन करके एचडीएल बढ़ाएंगे, तो ये तो अच्छी बात हुई ना दोस्तों। एचडीएल तो बढ़ना ही चाहिए और एलडीएल डाउन होना चाहिए। तो पूफा के बारे में भी आपने जान लिया। कल को आ जाए कि मूफा और पूफा क्या है, तो अनसैचुरेटेड फैट है दोस्तों, सैचुरेटेड करके मत आ जाना, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना मूफा और पूफा। एक और आपने सुना होगा दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिनको भी हार्ट डिजीज होती है, डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अलसी का तेल खाइए, अलसी खाइए, इस तरह की बातें करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लीजिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है, किस में होता है, ये देखते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि ये पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है दोस्तों? पूफा है, मूफा नहीं, पूफा। इसका मतलब अच्छा है, एचडीएल बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? एचडीएल को तो बढ़ा देगा दोस्तों, और एलडीएल को क्या कर देगा? डाउन कर देगा। तो बेहतर है ना, इसको V3N3 भी कहा जाता है। ठीक है भाई। हृदय रोगियों, हार्ट डिजीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, वेरी बेनिफिशियल, अच्छा रहता है उनके लिए। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, ये 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, संयुक्त रूप से इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ओमेगा, ये 3 फैटी एसिड है, यहीं से नाम भी आया है। आप देखेंगे ALA, EPA और DHA, इन तीनों को मिलाकर बनता है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड। ALA का पूरा मतलब क्या हुआ? अल्फा लियोलेनिक अम्ल। जब हमने सबसे पहले फैटी एसिड पढ़ा था अनसैचुरेटेड में, लियोलेनिक एग्जांपल मैंने बताया था ओलिक एसिड के साथ। अल्फा लियोलेनिक अम्ल किसमें मिलता है? पादपों में। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड तो मिलेगा ही पादपों में, ठीक है ना। हालांकि कुछ जंतुओं में भी मिलता है, जैसे फिश, उसकी बात भी करेंगे। अखरोट में होगा, अलसी में होगा। अखरोट क्यों अच्छे हैं खाने के लिए, अलसी क्यों अच्छी है खाने के लिए, आज पता चल गया ना आपको, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए ईपीए, इकोसा पेंटोनोइक एसिड, मछली के तेल में मिलता है दोस्तों। इकोसा पेंटेनोइक एसिड कहां मिलता है? मछली के तेल में। और मछली कहां मिलती है? समुद्र में, है ना, तो वहां से निकाला जाता है दोस्तों। फिर डीएचए, डोक्सा हेक्सानोज एसिड, ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? ब्रेस्ट मिल्क और मछली के तेल में। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फैट में जितने भी डायमेंशन खुलते हैं वो सारे मैंने अपने कंटेंट में शामिल कर रखे हैं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आगे देखिए, अब अगर W3 यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाए, ओमेगा 3 फैटी एसिड की यदि कमी हो जाती है ना दोस्तों, तो क्या होगा? आपको एक विकृति या डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जिसका नाम ADHD, ये डी है, ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये अटेंशन में कमी लाता है ना। आपका जो है ध्यान नहीं रहेगा, आप एकाग्र नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में किसकी कमी हो गई है दोस्तों? अनसैचुरेटेड फैट के स्पेसिफिक टाइप मूफा की, नोट मूफा, पूफा की, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना। ये क्या है? पूफा, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक दोस्तों कॉन्सेप्ट और आता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनता है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जैसे मान लो सरसों का तेल है और उससे बनाना हो हमें वेजिटेबल घी, तो क्या करना होगा दोस्तों? इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण। याद रखना है, इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेजिटेबल ऑयल लेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस उसमें पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस की सप्लाई होगी उसके अंदर, और एक कैटालिस्ट होगा जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट, निकिल का इस्तेमाल होगा, और उससे बन जाएगा वेजिटेबल घी, जिसे आप डालडा घी भी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? डालडा घी। और ये अनसैचुरेटेड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है, लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा डालडा घी, सैचुरेटेड में बदल जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड होगा। यहां क्या होगा दोस्तों? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल और यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि वो तो सैचुरेटेड है ना भाई, यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाएं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की जो मेथड है हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में घी बनता है, जिसे हम डालडा घी कहते हैं। बहुत बेकार होता है दोस्तों, सेहत के लिए एकदम सत्यानाश करता है, इसलिए कभी नहीं खाना चाहिए। एक चीज और आपको एग्जाम के लिए जानना है कि 1 ग्राम यदि लिपिड आप खाते हो, 1 ग्राम लिपिड यदि आप खाते हो, तो आपको मिलता है कितना दोस्तों? 9.2 किलो कैलोरी। कितना मिलता है? 9.2 किलो कैलोरी। जितने भी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों की यदि आप कभी तुलना करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा दोस्तों आपको मिलेगी लिपिड से।
याद रखना है सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी बॉडी को किससे मिलती है, लिपिड से। इसके अलावा फैट जो है कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों स्किन में होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में, है ना। और कोई आपसे पूछे कि फैट कहाँ स्टोर होता है, तो आपका आंसर होगा स्किन। कोई पूछे प्रोटीन कहाँ होती है, तो मसल में। ये ध्यान रखना है दोस्तों, मसल्स में प्रोटीन स्टोर होती है। ठीक है भाई, तो ये था आज आपका सेशन, और बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट पहले पढ़ चुके हैं, आज हमने फैट कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में पूरा जो है फूड एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिसमें प्रोटीन और विटामिन भी शामिल रहेंगे, और मिनरल्स को भी मैं शामिल करूंगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।